आरबीआई द्वारा सभी खाता धारकों के लिए नई लिमिट जारी करी गई है। कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर अब 1 अप्रैल 2026 से अब आपके लिए नई लिमिट ये होने वाली है। ध्यान रखिएगा, अगर अब आप बैंक में कैश जमा करने जाते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो इन नई लिमिट के बारे में जरूर जान लीजिए। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज लाइक ज्यादा से ज्यादा करिए और शेयर करिए वीडियो को, ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच जाए। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने कोई भी महंगी चीज कैश में अगर खरीदी है तो उसके लिए लिमिट यहां पर जारी करी गई है। ध्यान रखिएगा, अगर आप गोल्ड खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे एसी हो गया, फर्नीचर हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, माइक्रोवेव, कुछ भी अगर आप खरीद रहे हैं, ज्वेलरी अगर आप खरीद रहे हैं, या फिर आप कोई भी एक्सपेंसिव आइटम खरीदते हैं, तो इसके लिए रेस्ट्रिक्शन रखा हुआ है। नई लिमिट क्या जारी करी गई है 1 अप्रैल 2026 से कैश को लेकर। अगर आप कोई भी चीज बाई कर रहे हैं, एक्सपेंसिव या हाई वैल्यू की चीजें, लग्जरी आइटम बाई करते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहां पर 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश में पेमेंट एक सेलर को अब आप नहीं कर पाएंगे। यानी एक दिन के अंदर एक सेलर को आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आप कैश में करेंगे तो उस केस में आपको यहां पर 100% की पेनल्टी लग सकती है। ध्यान रखिएगा, यहां पर भले ही आप अपना बिल जो है वो स्प्लिट क्यों ना करवा लें, आप कहते हैं कि मैं दिन में जो है 1 लाख रुपए दे दूंगा, शाम को जाकर 1 लाख रुपए दे दूंगा, तो उस केस में यहां पर जो ट्रांजेक्शन है वो स्प्लिट हो गए, तो इस केस में मुझे पेनल्टी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है, भले ही आप 1-1 लाख रुपए पूरे दिन में दें, यहां पर पूरे दिन में, एक दिन में अगर एक सेलर को आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा दिया है, 100% पेनल्टी आपको लग जाएगी। मान लीजिए अगर आपने ज्वेलरी खरीदी है 5 लाख की, 5 लाख रुपए कैश दे दिए, तो 5 लाख की पेनल्टी आप पर लगाई जाएगी। भले ही आपने 2 बिल अगर कर दिए, यानी अलग अलग डेट के या सेम डेट के बिल जो है वो कर दिए, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, तो भी यहां पर आपको अलाउ नहीं होगा। यानी कि आपने ज्वेलरी करे और ज्वेलरी के 2-2 बिल या 3-3, 4-4 बिल बनवा दिए, छोटे छोटे बिल बनवा दिए, और एक दिन में पेमेंट कर रहे हैं कैश में 2 लाख से ज्यादा, तो भी नहीं चलेगा। तो ये कैश लिमिट जो है वो पर पर्सन पे रहेगी, पर डे के हिसाब से रहेगी, पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से रहेगी। अच्छा, अगर आप 2 लाख से ज्यादा करना चाहते हैं तो वो आप डिजिटल मोड से कर सकते हैं, वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बैंक ट्रांसफर से कर सकते हैं, वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग से करते हैं, यूपीआई, चेक से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, ये अलाउड है। कैश में रिस्ट्रिक्शन है, 2 लाख से ज्यादा पर डे में, एक दिन के अंदर आप किसी व्यक्ति को पैसा नहीं दे सकते, चाहे वो सिंगल ट्रांजेक्शन हो, चाहे आप मल्टीपल टाइम में इसको पेमेंट क्यों ना कर रहे हो। एक व्यक्ति को अगर आपने पेमेंट किया है एक ट्रांजेक्शन के लिए, इस केस में आपको 100% की पेनल्टी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपने कैश में लोन दिया है, अपने फ्रेंड्स को दिया है, अपने रिलेटिव को दिया है या नॉन रिलेटिव को दिया है, तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा, ना ही आपको किसी से लोन लेना है, ना ही किसी को लोन देना है, ना ही लोन लिया हुआ रीपेमेंट करना है। आपको 20,000 रुपए या उससे ज्यादा, वो भी कैश में, तो कैश में आपको 20,000 रुपए या उससे ज्यादा का लोन का पेमेंट, गिवन या रीपेमेंट नहीं करना है। तो यहां पर कैश जो है वो अलाउड नहीं है। अगर आपने ट्रांजेक्शन को स्प्लिट कर दिया, मान लीजिए आप 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं आज, फिर 10,000 कल दे रहे हैं, तो भी पूरे साल में देखा जाएगा 20,000 से ज्यादा कैश हुआ तो 100% की पेनल्टी यहां पर लगाई जाएगी। भले ही आप इंटरेस्ट फ्री लोन क्यों ना देते हो, आप अपने फैमिली मेंबर्स को लोन क्यों ना दे रहे हो, 20,000 रुपए से ज्यादा कैश में, ध्यान रखिएगा, कभी भी लोन आपको नहीं देना है। अच्छा, ये नियम जो है, चाहे आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, नॉन रिलेटिव के साथ करते हैं, या कोई इंडिविजुअल फर्म्स या कोई कंपनी के साथ भी कर रहे हैं, तो भी एप्लीकेबल रहेगा। अच्छा, अगर आप लोन या रीपेमेंट जो है वो 20,000 रुपए से ज्यादा करना चाहते हैं, तो बैंक ट्रांसफर से कर सकते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, चेक से, या फिर अगर आप बैंक ड्राफ्ट से करें, अदर डिजिटल मोड से कर सकते हैं। अगर आपने कैश में किया तो 100% यहां पर आपको पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, लोन भी आपको ना किसी से लेना है ना किसी को देना है, 20,000 रुपए से ज्यादा कैश में ट्रांजेक्शन आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेविंग अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात करें, इसके लिए क्या लिमिट है, ये भी लिमिट यहां पर 1 अप्रैल से चेंज करी गई है। कैश डिपॉजिट अगर आप करते हैं सेविंग अकाउंट में, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 10 लाख की लिमिट है पूरे साल में, और पैन कार्ड नहीं है उन लोगों के लिए 5 लाख की लिमिट रहेगी। ये सभी बैंक या पोस्ट ऑफिस पे लागू करी गई है। यानी 10 लाख से ज्यादा अगर हुआ तो उसके इसमें बैंक को सीधा आदेश है, पोस्ट ऑफिस को सीधा आदेश है,
वो आपकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। अच्छा, कैश विड्रॉल की बात करें, यानी आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा का अगर आपने कैश विड्रॉ किया है सेविंग अकाउंट से, या 3 करोड़ से ज्यादा किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में, तो यहाँ पर जो भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, कोऑपरेटिव बैंक है, वो आपकी रिपोर्टिंग जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे करेगा, टीडीएस काट के करेगा। 2% आपका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कर दिया जाएगा। ये आपके 26A के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। इसको रिफंड क्लेम करना है तो आपको आईटीआर फाइल करना होगा। अब सरकार की नजर में ये कैश विड्रॉल जो है वो आ जाएगा। अगर आपने लार्ज कैश विड्रॉल किया है, आपकी इनकम से मैच नहीं है, तो नोटिस भी यहां पर आपको आ सकती है। अच्छा, पैन कार्ड मैंडेटरी है। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा पूरे साल में, या कैश विड्रॉल करते हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा सभी अकाउंट को मिलाकर, तो उसके इसमें पैन कार्ड आपको देना मैंडेटरी हो जाता है। पैन कार्ड जैसे ही आप देंगे, आपके सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं आपके पैन कार्ड के बेसिस पे, जिसके तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आसानी से आपको ट्रैक कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सेविंग अकाउंट के अंदर अब लिमिट जो है वो बदल दी गई है। पैन कार्ड, विदाउट पैन कार्ड यानी आधार कार्ड के बेसिस पर अब यहाँ पर रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं करंट अकाउंट की बात करते हैं। यहाँ पर कैश डिपॉजिट करें या कैश विड्रॉल करें, दोनों के लिए लिमिट 50-50 लाख की है। कैश डिपॉजिट के लिए भी 50 लाख की है, कैश विड्रॉल के लिए भी 50 लाख की है। सभी बैंकों और पोस्ट ऑफिस पे ये नियम जो है लागू है। कैश विड्रॉल की बात करें, टीडीएस की बात करें, तो यहाँ पर भी 1 करोड़ की लिमिट है नॉर्मल पर्सन के लिए, और 3 करोड़ की लिमिट है कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कैश विड्रॉ करती है। 2% टीडीएस जो है वो यहाँ पर आपका डिडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं पैन कार्ड मैंडेटरी है। अगर आप करंट अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट करते हैं तो 10 लाख से ज्यादा का अगर हुआ है, और कैश विड्रॉल की बात करें 10 लाख से ज्यादा हुआ। अच्छा, यहाँ पर करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, दोनों में मिलाकर जितने भी आपके बैंक में अकाउंट है सभी को मिलाकर ये पैन कार्ड की लिमिट रखी गई है। लेकिन ये जो ऊपर की रिपोर्टिंग की लिमिट है वो स्पेसिफिकली मैंने करंट अकाउंट की ही बताई है। सेविंग अकाउंट की मैंने ऑलरेडी बता दी 10 लाख की है, करंट अकाउंट के लिए 50 लाख की अलग से है, लेकिन पैन कार्ड के लिए दोनों की मिक्स रखी गई है। और कैश विड्रॉल की भी अगर बात करें तो ये भी आपके सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को मिलाकर लिमिट होती है। दोनों में से अगर आपने कैश विड्रॉ किया लिमिट से ज्यादा, आपका टीडीएस काटा जाएगा। फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ध्यान रखिएगा आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा कर दी जाएगी। टोटल एफडी पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा की अगर आपने करी है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपकी सीधी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स को कर दी जाएगी। अच्छा, इसमें पुरानी एफडी अगर है, रिन्यू हुई है, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ नई एफडी, नया एफडी अकाउंट नंबर है, उसी को यहाँ पर रिपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, पैन कार्ड लेना आपके लिए कब मैंडेटरी होगा? अगर आप एफडी करते हैं तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, निधि या एनबीएफसी में अगर आप एफडी कर रहे हैं, पैन कार्ड कंपलसरी है। सिंगल एफडी 50,000 से ज्यादा हुई और पूरे साल में टोटल एफडी 5 लाख से ज्यादा करी एक साल में, सभी एफडी को मिलाकर, चाहे एक बैंक हो चाहे एक पोस्ट ऑफिस हो, तो वहां पर आपको पैन कार्ड देना जरूरी हो जाता है। अगर आप 50,000 से अंदर करते हैं, पूरे साल में 5 लाख के अंदर की एफडी करते हैं, तो उस केस में कोई भी पैन कार्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की बात करें तो क्रेडिट कार्ड का बिल का अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट 1 लाख से ज्यादा करेंगे तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। और बैंक के यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा का अगर आप ऑनलाइन से कर रहे हैं, 10 लाख की लिमिट है, तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा कर दिया जाएगा। अच्छा, पैन कार्ड लेना कब मैंडेटरी होगा? आप जैसे ही नया क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं वैसे ही आपको पैन कार्ड देना होगा। यहाँ पर मैंडेटरी, बिना पैन कार्ड के आप क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकते, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर पैन कार्ड के लिए। अगला आ जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम की क्या लिमिट है? तो इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर आप पेमेंट करते हैं, अगर आपके पास पैन है तो 5 लाख की लिमिट है, पैन नहीं है उन लोगों के लिए 2.5 लाख की लिमिट है। रिपोर्टिंग सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है। अगर आपने पॉलिसीज करवाई है, सभी पॉलिसीज को मिलाकर ये लिमिट देखी जाएगी, सिंगल पॉलिसी नहीं, क्यूमुलेटिव सारी की सारी एग्रीगेट पॉलिसी देखी जाएगी। तो अगर आप मान लीजिए 2-2 लाख की कर रहे हैं तो 2-2 लाख की 3 करिए तो 6 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख से ज्यादा यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अच्छा, पैन कार्ड कब मैंडेटरी होगा? तो ध्यान रखिएगा 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आपने टोटल प्रीमियम पेमेंट किया है तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड देना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर जो भी इंश्योरेंस कंपनी है या इंश्योरर है वो आपकी जानकारी यानी आपसे पैन कार्ड कलेक्ट कर लेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप बाई करते हैं, सेल करते हैं, गिफ्ट करते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। पैन कार्ड का मैंडेटरी होगा, ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 20 लाख से ज्यादा है तो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। तो हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 20 लाख के अंदर हुआ तो कोई पैन नहीं, कोई रिपोर्टिंग नहीं, लेकिन 20 लाख से लेकर 45 लाख के बीच में हुआ है तो उसके इसमें पैन आपके लिए
मैंडेटरी हो जाता है, रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन 45 लाख से ज्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके इसमें पैन भी आपको देना पड़ेगा और आपकी रिपोर्टिंग भी जो रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार है, वो कर देता है। लास्ट आ जाते हैं यहाँ पर स्टैम्प पेपर। अगर आप परचेज करते हैं, ध्यान रखिएगा 2 लाख से ज्यादा अगर आपके पास एक ट्रांजेक्शन है, पैन नंबर है, अगर पैन नहीं है तो 1 लाख की लिमिट है। इससे ज्यादा का अगर आपने स्टैम्प पेपर परचेज किया है, बाई किया है, तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग जो है वो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाती है। तो ये कुछ नई लिमिटें हैं जो जारी करी गई है 1 अप्रैल से, जिसमें आपको ध्यान रखना है इन लिमिट से क्रॉस अगर आप करते हैं तो कई बार आपको पैन देना मैंडेटरी होता है और कई बार आपकी रिपोर्टिंग भी की जा सकती है। अगर आपके इनकम से मैच नहीं हुआ तो उस केस में आपको इनकम टैक्स की नोटिस भी आ सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।